नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया। आज हम पुणे के विद्यावाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, जहां हम चर्चा करेंगे कि यौन उत्पीड़न को किस तरह से रोका जा सके। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं शशिकला राय जी, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, और साथ ही ये विमेन इश्यूज पर लिखती भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं मिलिंद जी, जो कि मासूम संस्था के साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हैं रमा सरोदे जी, जो कि लॉयर हैं और ये भी महिला इश्यूज पर ही काम कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो इशू है वो है यौन उत्पीड़न का। सबसे पहले मैं मिलिंद जी आपसे जानना चाहूंगी कि हम बात करते हैं यौन उत्पीड़न की, लेकिन हर जगह एनजीओ आज बहुत सक्रिय है। क्या आपको लगता है कि एनजीओ इस तरह का कोई काम कर रही है ताकि इस तरह के इश्यूज सामने ना आए या इनको रोका जा सके? बिल्कुल। स्वयंसेवी संस्थाएं या संगठन जो है वो बहुत सालों से काम कर रही हैं, और नारीवादी आंदोलन ने तो इस हिंसा के खिलाफ बहुत सारे सवाल उठाए हैं और संस्थात्मक रूप में काम भी करने की कोशिश की है। चाहे वो महिला पर घर के अंदर होने वाली हिंसा हो, या छेड़छाड़ हो, या बलात्कार हो, और ये रुक जाए और ये आगे ना हो, इसलिए बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, मर्दों के साथ भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या काउंसलिंग जैसे प्रोसीजर्स को करते हैं? बिल्कुल, काउंसलिंग भी किया जाता है। जिस पर अत्याचार हुआ है, चाहे वो बच्चा हो या औरत हो, उस अत्याचार से संवरने के लिए, उनकी आगे ज़िंदगी और अच्छी होने के लिए और उनको मदद होने के लिए काउंसलिंग भी किया जाता है। बच्चों के साथ जेंडर इक्वालिटी पर बातें की जाती है, और भी अलग अलग मुद्दों पर बातें की जाती हैं। तो ये जो कोशिश है, ये समाज हिंसा से मुक्त हो और कोई भी किसी पर हिंसा ना करे, और कौन किस पर हिंसा करता है, इन सवालों के बारे में भी हम अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग समूहों के साथ, अलग अलग रूप में काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपसे बहुत जानना चाहूंगी शशि जी, हम बात करते हैं कि काउंसलिंग होनी चाहिए, हम बात करते हैं कि इस बारे में आप खुल के बात करें, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि सबसे ज्यादा जो केसेस हम देखते हैं वो कोई अपना ही करता है? किसी लड़की के साथ अगर रेप हो रहा है तो हम मेजर केसेस में देखा गया कि या उसके कोई निजी बंदा ही होता है। तो क्या इसमें माँ बाप की भूमिका नहीं होती है कि वो शुरू से ही घर में बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ इस विषय पर खुल के चर्चा करें? क्या आपको लगता है कि इसमें माँ बाप का भी कहीं ना कहीं दोष है आज की डेट में? एक नागरिक, बतौर नागरिक, सबसे पहले तो माँ बाप भी समाज का नागरिक है, और हम लोगों की जो सामाजिक संरचना हो इतनी जटिल है कि वहाँ एक सहज अपनों पर लोग विश्वास करते हैं। अपना छोटा सा बच्चा बड़े आराम से दूसरों के सुपुर्द करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल लड़की नहीं, लड़कों के साथ भी जो बहुत नज़दीकी के होते हैं और बचपन में ही उनका वो शोषण शुरू हो जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, बावजूद इसके कि पेरेंट्स अब बाहर रहते हैं, फिर भी वो इतना विश्वास किसी पर नहीं करते हैं। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि जो घरेलू, घर के नज़दीकी वाले शोषण के हैं, क्योंकि हमारे परिचित भी ऐसे हैं जिन्होंने कह रखा है अपने बच्चों से कि हमारे कितने भी नज़दीक के आपके रिश्तेदार आ जाएं, अगर हम नहीं हैं तो आप दरवाज़ा मत खोलिए। तो एक जागरूकता बढ़ रही है, और शायद इस तरह से जो नज़दीकी वाला है मामला थोड़ा सा कम हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इतने केसेस हुए हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली में हुआ है, पुणे में भी हुआ है, 6 साल की बच्ची के साथ हुआ है दुष्कर्म। तो आपको लगता है कि जो मांग है देश की इस वक्त कि कैपिटल पनिशमेंट हो या लॉ में कुछ चेंजेस आए, तो आपको लगता है क्या उनसे हम रोक सकते हैं? ऐसा मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे लगता है कुछ हद तक लॉज में चेंजेस आने ज़रूरी भी है, लेकिन रही कैपिटल पनिशमेंट की बात, मेरा निजी ऐसा मानना है कि कोई कैपिटल पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि वो जो डेटरेंस थियोरी पे ये सब बेस्ड है कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट देंगे तो क्राइम रेट कम हो जाएगा, तो ये सबूत है, संख्या है, स्टैटिस्टिक्स है जो हमको बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि बलात्कार के केस में जो मांग चल रही है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, तो मुझे ये डर लगता है कि बलात्कार करने वाला कहीं उस लड़की को मार ना दे, कि मर्डर के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट है और रेप के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट है, तो मैं सबूत ही मिटाने की कोशिश करूँगा और मैं मार ही दूंगा, ऐसी सोच ना बने। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट से कुछ बदलाव आएगा। आप सहमत हैं इस बात से?
हाँ, मैं सहमत हूँ और कानून बनाने से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि अगर आप दिल्ली का ही केस अपने सामने रखती हैं तो उस 6 बलात्कारियों को अगर आप बगल में हटा दें तो वे लोग कम दोषी थे जिन्होंने आते जाते आवाज़ सुनी और कुछ नहीं कहा। जब उनसे एक फ़ोन की मदद मांगी जा रही थी वो नहीं दे पाए, नज़दीक के अस्पताल में नहीं पहुंचाया, या पुलिस वाले आपस में लड़ रहे हैं कि किस इलाके का केस है, या नज़दीकी अस्पताल न ले जाकर के, क्योंकि पंचनामा करना है, पुलिस केस है, दूर अस्पताल में ले जाते हैं जहां ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। ये सारे उतने ही अभियुक्त हैं और सारे उतने ही सजा के अपराधी ठहरने चाहिए। क्या लगता है मिलिंद जी, जैसे इन्होंने बताया शशि जी ने कि वो सारे ही दोषी हैं एक तरह से जिन्होंने उनको देखा तड़पते हुए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता आज भी वैसी ही है कि हम डरते हैं शायद किसी की मदद करने में? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक डर है? बिल्कुल, ये भी डर हो सकता है और मुझे लगता है व्यवस्था का इसमें बहुत दोष है। जैसे फांसी पे चढ़ाकर हम व्यक्ति को फांसी चढ़ाएंगे और इसके कारण व्यवस्था बदलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे अगर हम ये कहेंगे कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न कौन किसका कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा सत्ता है वो उनसे कम सत्ता वाले लोगों पर अत्याचार करता है, यौन उत्पीड़न करता है। जैसे बड़े लोग बच्चों का यौन शोषण करते हैं या पुरुष महिला का करेंगे, या ऑफिस में अगर बॉस है तो वो उनसे जो निचले पद पर काम कर रही औरत का यौन शोषण करेंगे। तो इसमें सत्ता का बहुत संबंध है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बलात्कार एक हथियार होता है सबक सिखलाने का या अपना वर्चस्व या सत्ता दिखलाने का। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के सैनिकों ने बहुत सारी औरतों पर अलग अलग देशों में अत्याचार किए थे। जब भारत का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तभी भी हजारों औरतों पर बलात्कार हुए। फिर बाद में बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में भौरी देवी नाम की जो एक औरत है, उन्होंने जब गांव में हो रहे बाल विवाह का मुद्दा उठाया, तब सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले लोगों ने उन पर सामूहिक बलात्कार किया। आप बात कर रहे हैं कि जहां सत्ता है वहां पे क्राइम आ रहा है, लेकिन इसको हम किस तरह से रोके? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जो लोग सत्ता में हैं उनको किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। उनका बेटा है, उनका भतीजा है, उनका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेखौफ वही घूम रहे हैं। आपको पता होगा दक्षिण की तरफ एक लड़की का रेप हुआ और केवल वो नेता के नज़दीकी थे, बचा लिए गए, और एक लड़की जो उसकी मित्र थी, उसकी गवाह, वो पुलिस केस करने आई। पुलिस ने नहीं लिखा, वो सारा मामला इतना है कि उसको फिर घिसे पीटे दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 साल तक कोई सजा न होने के बाद वो लड़की बार बार दरवाज़ा खटखटाती रही। परिणाम ये हुआ कि 1 साल के बाद उस लड़की का भी रेप हुआ और उसकी भी हत्या कर दी गई। ये देखिए, ये केसेस तो बहुत है, आप मान के चलिए। हम जहाँ सुनते हैं वहाँ पे आता है कहीं ना कहीं पे डिले, हम कह सकते हैं कि हमें जस्टिस मिलने में हो रहा है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है? ज़रूर है, क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में सिर्फ हम बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। एक कि लोग क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्यों विटनेस नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि एक जो डिले है प्रोसीजर में वो है, दूसरा उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है उस सिस्टम में। हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे हम विटनेसेस को प्रोटेक्शन दे सके, जहाँ पे हम विक्टिम्स को प्रोटेक्शन दे सके और वो केसेस संवेदनशीलता से चला पाए। हम बहुत मैकेनिकल हो गए हैं कि इस प्रोसीजर के बाद ये, इस प्रोसीजर के बाद ये, लेकिन वो उस प्रोसीजर के बीच में कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात कर रहे, कहीं ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात कर रहे, ये शायद हमारे जुडिशरी के लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए कोई जाना नहीं चाहता है कोर्ट तक और ये इनएक्सेसिबल हो रहे हैं। मुझे लगता है क्रियान्वयन के बारे में भी बोलना ज़रूरी है कि जैसे लिंग जांच का कानून है वो नॉन बेलेबल है, लेकिन हमारे देश में कितने डॉक्टरों को लिंग जांच के करते हुए पकड़ा गया है और केस आखिर तक ले जाई गई हैं। तो क्रियान्वयन भी अगर अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि ये अत्याचार कम होने में वो बहुत मददगार साबित हो सकता है। मैं वापस आऊंगी आप सबके पास। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इसी विषय पर दोबारा चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यौन उत्पीड़न को किस तरह से रोका जा सके। हम बात कर रहे थे कानून की, हम बात कर रहे थे कि इस तरह का कोई ठोस कानून आना चाहिए जिससे थोड़ा सा डर लोगों में रहे।
तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए? क्या पनिशमेंट्स अभी कुछ हैं रेप के लिए? हाँ, रेप के लिए 7 साल तक है, लेकिन अगर कस्टोडियल रेप रहा या गैंग रेप रहा तो फिर डेथ पेनल्टी तक भी हो सकता है। कौन कर रहा है, किस प्रकार का है, इस पर निर्भर होता है कि कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे पूरा देश आज एकजुट हो गया है, आवाम जागरूक हो गई है, वो आवाज उठा रही है कि कैपिटल पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए और हर केस में रेप के लिए कोई भी रियायत ना बरती जाए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हेल्प कर सकता है इस तरह के केसेस को आगे से रोकने के लिए? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट उसका उत्तर नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट एबॉलिश की है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव थॉट है। रिफॉर्मेशन की तरफ झुकने वाले कुछ रेमेडीज़ हो, जहाँ पे उस विक्टिम को सम्मान मिले, जहाँ पे उस विक्टिम को कुछ रेमेडीज़ मिले, इस तरह के रेमेडीज़ होने ज़रूरी है। जैसे हमारे कानून में भी रेप विक्टिम्स के लिए कॉम्पनसेशन बोर्ड डिक्लेयर किया गया है अमेंडमेंट्स के दौरान, लेकिन अभी तक वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो ऐसे जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कानून में, वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तब तक सिर्फ नए कानून बनाने से कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा। तो आपका कहना है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। क्या इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती है, जो ये डिले हो रहा है या जस्टिस नहीं मिल रहा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, पुलिस भी कर सकती है, कई कई जगह करती भी है, क्योंकि जिस व्यवस्था से ये यौन उत्पीड़न या बलात्कार या पारिवारिक हिंसा के मुद्दे आते हैं, तो जब अत्याचारी को पकड़ा जाता है तब पुलिस पर कोई नेता दबाव डालते हैं कि ये हमारे हैं तो इनको छोड़ दो। तो जो लोग अब फांसी की बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये सवाल ज़रूर पूछना होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं पुलिस द्वारा बलात्कार के केसेस होते हैं, या सामूहिक धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं वहीं पर भी बलात्कार हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा भी बलात्कार हुए हैं, आर्म फोर्सेस द्वारा भी बलात्कार हुए हैं। तो बलात्कार जो है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये सत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो फिर ये भी सवाल उठाना ज़रूरी है कि शादी के अंदर पति अपने पत्नी का भी जब उसकी इच्छा के खिलाफ उपभोग करता है तो उसको भी बलात्कार कहा जाए या नहीं। भारत में तो मैरिटल रेप की कंसेप्ट है नहीं, लेकिन कुछ देशों में है। तो मुझे लगता है कि कहाँ पे लूज पॉइंट है, क्योंकि केसेस तो हैं, हम सब जानते हैं, दुष्कर्म हो रहा है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, महिलाओं के साथ हो या फिर हम कह सकते हैं आज के डेट में मर्दों के साथ भी होता है। दुष्कर्म है, लेकिन उसका रोकथाम किस तरह से किया जाए? क्या आपको लगता है कि किस तरह का हम कानून लाएं या इस तरह की जागरूकता लाएं कि किस तरह से इनको रोका जाए? मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक विचार करना बहुत ज़रूरी है, कि एक तरफ लोगों के साथ हमको कार्यक्रम करने होंगे जागरूकता लाने के लिए, लेकिन आप जो पुलिस की बात कर रही है, हमारे पुलिस को किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो हार्ड कोर क्रिमिनल के साथ कैसे पेश आना चाहिए, उस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन हम ये समझते ही नहीं है कि जिनके साथ कुछ गलत हुआ है वो विक्टिम्स भी उसी पुलिस स्टेशन में जाने वाली है एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो विक्टिम्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ट्रॉमा को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इसकी कोई ट्रेनिंग ही पुलिस को नहीं है, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? तो वहाँ पे हमको दिखाई देता है कि बहुत ही इनसेंसिटिवली हैंडल करते, या फिर एक रुख ऐसा होता है कि ये क्या सही बोल रही है, ये क्या गलत बोल रही है, वो जज बन जाते हैं। तो हमको उनको कहना पड़ता है कि आप पुलिस है, आप इन्वेस्टिगेशन का काम करो, आप जज बनने की कोशिश मत करो। इसी पे मैं आना चाह रही थी। जैसे हम बात करते हैं कि पीड़ित है, पीड़ित को पता है कि अभियुक्त कौन है, सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद आज कैपिटल रेट जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो इसके क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या है आपको लगता है? मुझे लगता है कि जो मिलन ने कही बात की, ये सत्ता से जुड़ी हुई बात है। कानून के लूप होल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि फांसी का समर्थन तो हम में से शायद ही कोई करे, लेकिन कानून जितना बलात्कारियों के लिए है वो बहुत कम है, और उसमें भी छूटने के बहुत सारे रास्ते हैं। स्त्री को चरित्रहीन सिद्ध कर दिया तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, ये न्यूज़पेपर का हेडिंग है। या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कहता है कि एक गरीब और दलित महिला 1000 के रुपए के लिए किसी पर बलात्कार का आरोप लगा सकती है, तो ऐसे देश में स्त्रियों को खौफ कम और बलात्कारियों का मनोबल बढ़ेगा।
तो जो तमाम लूप होल्स हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती और 90% लोग छूट जाते हैं, कभी पेरोल पर, कभी जमानत पर, और कई बार जैसा फिल्मों में दिखाते हैं उससे भी ज़्यादा भयानक कि वो अंदर देखने में तो सज़ा काट रहे होते हैं पर बाहर सड़कों पर आपको दिखाई देते हैं। नहीं, ये जो आपने बात कही है इसमें हम ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे महिलाओं को हम गलत तरीके से भी दिखाते हैं, तब भी ऐसे केसेस बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं आज समाज में के कई ठेकेदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके कपड़ों की वजह से हम बहक जाते हैं या ऐसा। आप देखिए जेल में जाइए, जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो मेजर यही आपको एक्सक्यूज देंगे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कपड़े चेंज करने से या जेंडर सैनिटाइजेशन से, जो अभी हाल ही में पौंडीचेरी में भी हुआ है कि लड़कों की बस अलग हो, लड़कियों की अलग हो, पढ़ाई को, एजुकेशन खत्म कर दी जाए, क्या ये समाधान है? नहीं, हमें ये नहीं लगता। अगर यही लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं तो पुरुषों को कुछ अलग घरों में या अलग राज्यों में और महिलाओं को कुछ अलग राज्यों में बांटना पड़ेगा। देखिए कि ये जो नज़रिया है जो मैं कह रहा हूँ, ये पितृसत्तात्मक नज़रिया है। औरतें अगर कम कपड़े पहनती हैं और उसके कारण उन पर अत्याचार होते हैं, ऐसा अगर लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, राजनीतिक नेता भी बोलेंगे, कोई धार्मिक नेता बोलेंगे, बहुत सारे नेता या पूरे बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी ही होती है। तो उनको ये कहना पड़ता है कि स्विमिंग टैंक पे तो औरतें कम कपड़ों में होती है और जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों भी स्विमिंग टैंक पे हैं तो वहाँ पे औरतें कम कपड़े पहनी हुई है, इसलिए स्विमिंग टैंक पर बलात्कार का प्रमाण ज़्यादा है क्या? नहीं है। आदिवासी इलाकों में भी अगर आप देखें तो कपड़े कम होते हैं। या बुनियादी सवाल तो मुझे ये लगता है कि कपड़े कम है या ज़्यादा है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या है, किसकी तुलना में कम और ज़्यादा। और अगर कोई लड़का बरम्यूडा या टी शर्ट पहन के लड़कियों के सामने से जा रहा है तो वो लड़कियां उसका यौनिक उत्पीड़न क्यों नहीं करती या उसे देखकर सीटी क्यों नहीं बजाती, ये भी सोचना है। बात बोली, इसके लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। गोष्ठी में हम चर्चा कर रहे हैं कि यौन उत्पीड़न को किस तरह से रोका जा सके। अभी तक मिलिंद, आपने जो बात कही कि हम ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से थोड़ा डर बैठे, हम इस तरह का कुछ अपना मानसिकता चेंज करें जिसकी वजह से डर बैठे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक एक्ट है जिसे कहते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसके तहत हम अलाउ नहीं होता है कि विमेन को किसी भी एड में या किसी भी तरह से नग्न दिखाया जाए या किसी भी, हम कह सकते हैं कि वल्गर उनको दिखाया जाए। तो ये एक्ट आपको लगता है कि आज की डेट में लागू हो रहा है या कितनी बार हो गया होगा लागू? मुझे लगता है कि बिल्कुल ही लागू नहीं हो रहा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार का हम मीडिया में ही विमेन का जिस प्रकार का उनका रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं तो वो बहुत ही गलत मैसेज देने वाला है। दूसरी एक जो बाजू है, जो एक युक्तिवाद है, वो ये है कि ये हमारा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, तो हम जैसे चाहे वैसे हम हमारा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रोनोग्राफी में हो या चाहे वो और किसी गलत तरीके से हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इसको रोकने के लिए कोई कड़ा कानून हो या कुछ? क्या पहले तो हम ये देखें कि ये तय करें कि रेप क्या ये कानूनी क्रिमिनल उसके अंडर आना चाहिए या सामाजिक दुष्कर्म के अंडर आना चाहिए? दोनों ही है, दोनों ही तो है। उसी हिसाब से हम सजा तय कर पाएंगे। दोनों ही। और समाज का और जाति का जितना वर्चस्व है हिंदुस्तान पे, तो जाति बहिष्कृत, समाज बहिष्कृत अनिवार्यता होना चाहिए। उस घर से, परिवार से भी संबंध न रखा जाए जब तक इस तरह के लोग हाशिए पर नहीं जाएंगे। और इसको बार बार ह्यूमन बीइंग करके कि हम मानवीय संवेदना के साथ उनको एक मौका दें, तो बलात्कार को करने का एक मौका देना ऐसा मुझे लगता नहीं है और ये सामान्य दिमाग से किया हुआ काम भी नहीं है। मेरी राय थोड़ी अलग है कि परिवार को बहिष्कृत करना ये जो है इस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो लड़कियां या लड़के अंतरजातीय शादियां विवाह करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं, उन परिवारों पर भी एक तरह से बहिष्कृत किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कानून केंद्रित हो रही है, कानून कुछ है उसमें थोड़े और शायद क्रियान्वयन की बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि कानून में शायद इम्प्लीमेंटेशन की कहीं कमी हुई है
जिसकी वजह से आज डर नहीं है। हम कैपिटल पनिशमेंट आप चाहे मांग करिए, चाहे आप किसी भी तरह से, आज कितने लोग कह रहे हैं कि जिंदा जला दीजिए, कोई बहुत ही आक्रोश में बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास कानून है उसका तो किसी को पता ही नहीं। 3 से 7 साल की सजा हमने कानून में दे रखी है। आपने बताया कि कुछ स्पेशल केसेस में हम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी है। इसी के हम साथ बात करते हैं जुवेनाइल कानून की भी। अभी जो रिसेंट केस हुआ है दिल्ली का, गैंग रेप हुआ है, इसमें जो मेन अभियुक्त है वो जुवेनाइल है, अंडर एज है, उसके लिए कानून अलग है। जुवेनाइल के लिए आप लीनियंट है, और चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे चोरी हो, कानून उतना ही रहेगा जुवेनाइल के लिए, उसके लिए बढ़ेगा नहीं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जुवेनाइल एज वर्सेस क्राइम होना चाहिए, क्राइम देख के सजा दें या सिर्फ उसकी उम्र देख के उसको सजा दे दें? जनरली जब कानून किया जाता है तो एक जनरली क्या केसेस किस तरीके के हो रहे हैं ये देखकर किया जाता है, कोई एक्सेप्शनल केस देखकर नहीं किया जाता है। तो ये चर्चा काफ़ी बार अभी आ रही है कि क्या जुवेनाइल का एज जो है वो कम करना चाहिए, तो अभी जो 18 है वो 16 कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर ये इसकी सहमति है समाज में तो 16 करने से भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हाँ, मैं उस पर भी बोलूँगी। लेकिन उसके बाद जब अगर फिर से 16 या उसके कम उम्र वाले लड़के या लड़कियां क्राइम करते हैं तो फिर से हम बोलेंगे कि एज कम करो। तो कहीं पे ये रुकना चाहिए। और दूसरी बात है कि क्राइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी है कि जहाँ पे बहुत हार्डन्ड क्रिमिनल्स को पता है कि हमको जो सज़ा होगी वो छोटे बच्चों को नहीं होगी, तो छोटे बच्चों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उनके इनोसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जा रहे हैं, मतलब क्राइम रेट फिर जुवेनाइल्स में बढ़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कौन है? उन बच्चों को कोई कठपुतलियों की तरह कोई इस्तेमाल कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है जो अभी केस हुआ उसमें किसी ने उसको बहकाया होगा कि तुम जाओ? और इस केस में मुझे नहीं लगता है कि उसको बहकाया होगा, लेकिन काफी दूसरे फैक्टर्स होंगे जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और होना सही है? लीनियंट होना शायद सही नहीं है, लेकिन डेटरेंस थ्योरी भी फेल हो रही है। वो भी अपवाद केस में, अगर कोई सचमुच मासूमियत में ऐसा अपराध हो गया है तो अपवाद हर जगह है। लेकिन यहाँ तो केवल बलात्कार नहीं है, नृशंस हत्या है, मारपीट है, उसके पैरेलल आप देखिए। और जैसा कि हम लोगों ने सुना और जाना है कि उस केस में सबसे ज्यादा मारपीट उसी ने की है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि तो ये किस तरह से चेंज की जाए? बहुत सारे जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करना, जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलना, फिर जो अमीरी गरीबी की खाई जो बहुत बढ़ती जा रही है और पिछले कई सालों में ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बढ़ती हुई विषमता के बारे में भी हमें ज़रूर गौर करना होगा। नहीं तो हम सिर्फ कानून के बारे में अगर चर्चा करते रहेंगे तो कुछ लोगों को ये चाहिए कि सिर्फ कानून तक ही चर्चा सीमित रहे। जिस विषमता में महिलाओं के अत्याचार की या बाकी भी क्राइम्स की जड़ें हैं, उस व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को और हर एक को कुछ न कुछ संकल्प करना होगा। सरकार क्या करे ये हम सब कहते हैं, हमें कहना भी चाहिए, लेकिन अगर मैं कोई हिंसा देख रहा हूँ, अत्याचार देख रहा हूँ, तो मुझे सामने आकर वो रोकने की कोशिश करना चाहिए। चाहे वो पारिवारिक हिंसा हो, बाल विवाह हो, यौन उत्पीड़न हो या कोई भी अत्याचार हो। तो जनतंत्र में हर एक नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि मैं खुद हिंसा नहीं करूँगा, मैं खुद हिंसा नहीं सहूँगी, और अगर मैं देखूंगी तो उसे रोकने की मैं कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि एटीट्यूड में चेंज लाना, माइंडसेट में चेंज लाना तो बहुत शुरुआत से ही वैसा अपब्रिंगिंग ही होना चाहिए। आपका जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर का, वो पूरी तरह से बदलने की मतलब ज़रूरत है। जब तक वो हम नहीं बदलेंगे और जब तक हम छोटे बच्चों के साथ ये नहीं शुरू करेंगे, तब मतलब तब तक वो एटीट्यूड में चेंज हम नहीं देख पाएंगे। मुझे लगता है इसमें एजुकेशन को रोल निभाना चाहिए, बहुत सारे एजुकेशन को, मीडिया को, सरकार को। पैसिव है हमारा एजुकेशन सिस्टम, निष्क्रिय है और वो एकदम समाज से एकदम गैप रखता है। बिल्कुल। और दिल्ली के हादसे के बाद कितने लड़कियों का कॉलेज और स्कूल जाना बंद हुआ होगा, इसके आंकड़े तो हमारे पास है ही नहीं। और हमेशा दोष यहाँ पे तो जो पीड़ित है
अत्याचारित है उन्हीं को दिया जाता है। तो ये मानसिकता बदलना, लड़कियों को पुरुष जैसे ही हक अधिकार है, इसलिए सभी स्वास्थ्य या शिक्षा या अन्न, बाकी सब अधिकारों तक लड़की की पहुंच हो, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज और कार्यक्रमों में सुधार लाना ये भी बहुत ज़रूरी लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है ना कि जो बहुत बड़ी जगहों पे बैठे हैं, चाहे वो नेता हों या धर्मगुरु हों, जिनके लाखों फॉलोअर हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कम से कम उनके साथ 1000 लोग जुड़े हैं जो ये मान कर चलते हैं कि हमारे धर्मगुरु, हमारे नेता, हमारी पार्टी के हैं, ये गलत नहीं करेंगे। जब उनके मुंह से कुछ गलत निकलता है तो एक के साथ 1000 लोग उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक अंधश्रद्धा होती है। मैं यहीं पे इस चर्चा को रोकना चाहूंगी। आप लोगों की चर्चा से हमें ये समाधान आया है कि हम समाज में बदलाव लाएं, उनकी सोच में बदलाव लाएं। कानून कड़े होने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम में कुछ लूज पॉइंट है जिसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो बदलाव, सामाजिक बदलाव, सोच में बदलाव, और एक दूसरे के साथ जो हम कहते हैं जेंडर सैनिटाइजेशन, उसे ना किए बिना हमें ये बदलाव लाना है, और कानून को थोड़ा सा सख्त करना बहुत जरूरी है। खैर, आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली गोष्ठी में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।